नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्टडी एंड टेक में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज पर्यावरण से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं 2020 में हुई हैं उसका मैं वीडियो लाया हूं। तो ये पहला पार्ट है। इसका मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आइए हम अपना पहला वीडियो शुरू करते हैं, ठीक। तो हमारा पहला पॉइंट है, प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए पलाऊ ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है दोस्तों, ये सब टॉपिक हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसा कि एग्जाम में क्या होता है कि अगर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं तो मैक्सिमम ये देखा गया है कि जो लेटेस्ट में उससे रिलेटेड घटनाएं हुई हैं उसी से क्वेश्चन पूछता है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम, जैसे एसएससी का हो, सीजीएल हो, या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीपीएससी जैसे बीओ का आने वाला है उसका एग्ज़ाम हो, उन सब में जो लेटेस्ट घटनाएं होती हैं उन्हीं को पूछता है। तो उन्हीं सबको हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है, तो पलाऊ ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए। तो पलाऊ क्या है, पलाऊ प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, ठीक है। ने प्रवाल भित्ति के लिए हानिकारक सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिकतर सनस्क्रीन में पाए जाने वाले रसायनों से प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो इस प्रतिबंध के लिए 2018 में आदेश पारित किया गया था, ठीक है। तो 2018 में इस प्रतिबंध के लिए आदेश पारित किया गया था, जो लागू हुआ 1 जनवरी 2020 से, ठीक। तो आपका एक पॉइंट ये भी है कि कब से लागू हुआ और कब आदेश पारित किया गया था, ठीक है। तो अब वो 10 तत्व कौन से हैं जिससे प्रतिबंध लगाया गया है, तो हमारा है ऑक्सीबेंजोन, इथाइल पैराबेन, ऑक्टिनॉक्सेट, ब्यूटाइन पैराबेन, ऑक्टोक्राइलिन, मिथाइल बेंजाइल्डिन कैम्फर, ट्राइक्लोसान, बेंजाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन एंड फेनॉक्सी एथिनॉल, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सरकार ईंधन संरक्षण के लिए लॉन्च करेगी सक्षम अभियान। किसके लिए, ईंधन संरक्षण के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ PRCA देश में तेल व गैस के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को करेगा। तो 16 जनवरी को इसका शुरुआत किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है ईंधन संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो इस अभियान के द्वारा क्या संदेश दिया जाएगा, तो इसका जो आपका थीम था, कह सकते हैं पॉल्यूशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो PCRA ने NCERT के साथ मिलकर ईंधन संरक्षण की थीम पर एक कॉमिक बुक भी तैयार किया है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस पर कई सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला सक्षम अभियान किससे रिलेटेड है, या फिर दूसरा उसे कब शुरुआत किया गया था, तो इसका थीम क्या है, और इसने कॉमिक बुक भी तैयार किया है किसके साथ मिलकर, NCERT के साथ मिलकर, ठीक है। तो ये सब इससे आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, इन्वायरमेंटल साइंस के, या फिर उस तरह भी आ सकते हैं एज ए करंट अफेयर, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ग्रीन पीस इंडिया ने जारी की भारत की सबसे प्रदूषित शहरों की सूची, ठीक है दोस्तों। तो ग्रीन पीस इंडिया ने भी हाल ही में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची शामिल की है। तो ग्रीन पीस इंडिया नामक NGO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का झरिया शहर, ठीक है। तो झारखंड का झरिया शहर है सबसे प्रदूषित शहर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 6 शहर केवल उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। तो 6 शहर केवल अपने यूपी के हैं, ठीक। अगला पॉइंट है, मिजोरम का लुंगलेई शहर देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मिजोरम का लुंगलेई शहर है पूरे देश में सबसे कम प्रदूषित शहर है, ठीक है। इसके लिए ग्रीन पीस इंडिया ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का डाटा इस्तेमाल किया है, ठीक। तो किसका डाटा इस्तेमाल किया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। अब आइए हम देख लेते हैं 10 प्रदूषित शहर कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा झरिया है सबसे ज़्यादा, इसको तो आप एकदम ध्यान रखिए, झरिया झारखंड का है।
और दूसरा धनबाद, ये भी झारखंड का है। तीसरा नोएडा उत्तर प्रदेश, चौथा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद गुजरात, बरेली उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद यूपी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 शहर जो सबसे प्रदूषित शहर हैं। ठीक है, इन सब पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अंटार्कटिका में पहली बार 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया। तो ये अभी तक के इतिहास में पहली बार है जब अंटार्कटिका में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस चला गया। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में घोषणा की कि अंटार्कटिका में पहली बार 20.75 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। यह अब तक का सबसे अधिक है। ठीक है, यह इतिहास में अंटार्कटिका में दर्ज किया गया सबसे अधिक तापमान है। इससे पहले जनवरी 1982 में अंटार्कटिका में सर्वाधिक 18.3 डिग्री का तापमान दर्ज किया गया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया है। ठीक है, तो क्या है 20.75। ठीक, अब इस उच्च तापमान का कारण क्या है? एल नीनो और समुद्री जलधाराओं का प्रभाव है। ठीक है, एल नीनो और समुद्री जलधाराओं के प्रभाव की वजह से ऐसा हुआ है। अगला है, वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका में विश्व के ताजे जल का 70% हिस्सा मौजूद है। ठीक है, जो पूरे पीने वाला पानी है उसका 70% जल केवल अंटार्कटिका में ही मौजूद है बर्फ के रूप में। तो वैश्विक समुद्री स्तर में अगर यह बर्फ पिघल जाती है तो वैश्विक समुद्री स्तर में 50 से 60 मीटर की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भारत में शुरू हुआ 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत में 17 फरवरी 2020 से 22 फरवरी 2000 के बीच 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का संक्षिप्त नाम क्या है? CMS COP13 या फिर 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो भारत को अगले 3 वर्ष के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है। अगला पॉइंट है इसमें, इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या फिर गोदावड़ को शुभंकर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, जैसे कि शुभंकर क्या था, कितने देशों के प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया है, डेट क्या है। ठीक है, और एक कौन सा संस्करण था। ठीक है, तो ये 13वां संस्करण था। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को CMS COP13 में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो अभी जो हाल में पीछे मैंने इसके बारे में बताया है। तो 20 फरवरी 2020 को एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को CMS COP13 में लुप्त प्राय प्रवासी प्रजाति के रूप में घोषित किया गया। इस प्रस्ताव को 130 देशों द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है, इस तीनों जो है एशियाई हाथी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन, इन तीनों पॉइंट नेम को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपका पूछ सकता है कि किसको लुप्त प्राय प्रवासी जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था CMS COP13 के अंतर्गत। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने ब्रुनेई को खोजी गई एक घोंगे की प्रजाति का नाम स्वीडन की जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया। ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग एक कार्यकर्ता है, जलवायु कार्यकर्ता, उन्हीं के नाम पर घोंगे की प्रजाति का नाम रखा गया है, जिसका नाम क्या है?
क्रेस्पिडोट्रॉपिस ग्रेटा थनबर्ग भूमि घोंघा की एक नई खोजी गई प्रजाति है। ठीक है, इसका आपका पूरा नाम इसका है। ठीक है, यह घोंघे के एक समूह के अंतर्गत आता है जिसे काइनोगैस्ट्रोपोड्स कहा जाता है। 16 वर्षीय ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करती हैं। ग्रेटा स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट मूवमेंट की संस्थापक हैं। तो इसमें भी दोस्तों आपको कई सारे पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपका बीईओ आने वाला है उसका हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो, इन सब में से क्वेश्चन आने के चांसेस अच्छे बनते हैं। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। ठीक है दोस्तों, तो 2 फरवरी को भी विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया था। अब आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या फिर वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव वन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक, इस बार का थीम क्या था? थीम था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। दोस्तों, थीम एग्जाम में हमेशा किसी न किसी का पूछता है, और इसका भी आर्द्र भूमि का भी 2019 के में आया था यूपीपीसीएस प्री में 18 या 19 में। तो मतलब थीम क्या था, तो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कार्य करना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था। कब लिया था? 20 दिसंबर 2013 को। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इस दिवस को जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इस साल का थीम क्या था? तो इस साल का थीम था पृथ्वी पर सभी जीवन को बनाए रखना, अर्थात सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है दोस्तों, थीम याद करना बहुत जरूरी है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए कि 3 ही मार्च को क्यों मनाया जाता है? तो 3 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 3 मार्च 1973 को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो 3 मार्च को क्या होता है आपका लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को अंगीकृत किया गया था, इसलिए 3 मार्च को ही विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हमारा अगला व लास्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो जो चंबल अभ्यारण्य को है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं। तो 2 मार्च 2020 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। इस अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, किसके लिए है ये? गंगा डॉल्फिन और गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल। यह अभ्यारण्य विंध्य श्रेणी से शुरू होता है, चंबल नदी के साथ साथ यह यमुना नदी में समाप्त होता है। यह कहाँ कहाँ फैला है? तो यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? तो एक संरक्षित क्षेत्र है। इन पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नियंत्रण होता है। जोन को विनियमित करने के लिए कोई अधिनियम नहीं है, हालांकि इन क्षेत्रों को मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का पॉइंट खत्म हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे अच्छे मटेरियल टॉपिक वाइज लाऊँ जो आप आराम से अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।